Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue sections. Students, those who are new, आप previous जितने भी lectures हैं वो हमारी burning issue की playlist में जाकर देख सकते हैं. आज हम बात करने वाले हैं कच्छथीवु कंट्रोवर्सी के बारे में. 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने एक जिक्र किया था कच्छथीवु से रिलेटेड. उन्होंने कहा था कि जो तमिलनाडु के सीएम हैं, जो वहाँ के सीएम हैं एम के स्टालिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये लेटर लिखा था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कच्छथीवु जो आइलैंड है उस पर आप श्रीलंकन राष्ट्रपति से बात करें. तो देखिए, हम इसमें देखेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, ज्योग्राफी क्या है कच्छथीवु की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तमिलनाडु के लिए. साथ ही साथ हम बात करेंगे यूएन क्लॉज की, बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या नॉटिकल माइंस तक उनकी वैलिडिटी है उसके बारे में बात करेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे 1976 का, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पैक्ट ऑफ 1974 की. उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेशन में पूछा था. क्वेश्चन ये था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी. तो इसका आंसर है 1875 में आर्य समाज को फाउंड किया गया था बाय महर्षि दयानंद सरस्वती. अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है पूरी, अभी तक स्टोरी सो फार क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर. अभी मैंने बताया कि पीएम जब लोकसभा को एड्रेस कर रहे थे 10 अगस्त को, इन्होंने बात की थी इस कंट्रोवर्सी की. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 18 अगस्त को तमिलनाडु के सीएम जो कि एम के स्टालिन हैं, वो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को जो है एड्रेस कर रहे थे, फिशरमैन कॉन्फ्रेंस जो कि मंडपम में थी. उस समय उन्होंने ये बात कही कि जो सीएम है वहाँ के तमिलनाडु के, उन्होंने फिशरमैन्स को ये चीज़ कही कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की थी अभी कुछ समय पहले जब श्रीलंकन राष्ट्रपति रेनिल दिल्ली के दौरे पर थे. उस समय पर जो सीएम एम के स्टालिन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा कि राष्ट्रपति जब हमारे देश में दौरे के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे कच्छथीवु के मुद्दे पर बात करें. सबसे पहले हम जानते हैं कि कच्छथीवु की ज्योग्राफी क्या है. एक बार हम देख लेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके बाद हम आगे की जितनी भी बातें उसे डिस्कस करेंगे सो दैट हमें सही उसका एक आइडिया मिलेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी इंडियन टेरिटरी और ये है आपकी श्रीलंकन टेरिटरी. यहाँ पे रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो 33 किलोमीटर यहाँ से इंडियन वाटर से आपका ये पड़ता है, यहाँ पे आपका आइलैंड है. और श्रीलंका से ये ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड पड़ता है. और इसका श्रीलंका की जो टेरिटरी है जाफना, वहां से ये नॉर्दर्न टिप जो उसकी है जाफना की, उससे वहां की लोकेशन देखी जा सकती है. तो ये थी लोकेशन कच्छथीवु आइलैंड की. वहीं अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है अनहैबिटेड है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है. क्यों? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस आइलैंड पे जो पीने का पानी है उसका कोई सोर्स नहीं है, उसका कोई स्रोत नहीं है. इस कारण से ये पूरा आइलैंड जो है अनहैबिटेड है. देखिए अब कैसे ये श्रीलंका का हिस्सा बना. अगर हम बात करें तो हमने 1921 से ही देखा है कि जब मैड्रास प्रेसिडेंसी थी जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी, और उस समय श्रीलंका तब भी ये इशू रहा है इस आइलैंड को लेकर कि ये किसके जुरिडिक्शन के अंडर आता है. 1974 में द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर शर्मा, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने बात कही कि हम जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है पाल्क स्ट्रेट और एडम्स ब्रिज के बीच में, ये हम बनाएंगे. आप यहाँ पे ये रेड लाइन देख सकते हो, ये बाउंड्री यहाँ पे बनाई गई श्रीलंका और इंडिया के बीच में. इस बाउंड्री से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे ये आइलैंड आपको मिलेगा. वो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर नहीं आता है, इंडियन बाउंड्रीज के अंडर ये आइलैंड नहीं कवर किया जाता है. तो 1974 में ऑलमोस्ट जून 28 को यहाँ पे अनाउंस किया गया दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने कि ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है ये श्रीलंका को दिया जाता है. और ये जो बाउंड्री खींची गई है, जो बाउंड्री डिसाइड की गई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये टोटली यूएन क्लॉज के बेसिस पे डिफाइन की गई है. देखिए, जब भी हम बात करते हैं
कि सी को हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, सी का जो ओशन और सी का लॉ है उनको हम किस आधार पे बांटेंगे। तो यूएन क्लॉज जो है यहाँ पे, जिसे ये भी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी भी कहा जाता है, ये यहाँ पर कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो दो कंट्रीज हैं आपस में वो जो सी वाटर है, सी बाउंड्री है, उनको लेकर किस हिसाब से अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगी। यूएन क्लॉज यहाँ पे एक ये भी बात कहता है कि जब ये 1974 का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद एक ये भी चीज़ कही गई कि जो यूएन क्लॉज के हिसाब से एक बार अगर बाउंड्रीज डिफाइन हो गई तो उसके बाद कोई भी पार्टीज इस पैक्ट को रीओपन नहीं करा सकती है। तो मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो इसी चीज़ की है कि एक बार हमने ये एग्रीमेंट कर लिया, बाउंड्री डिफाइन हो चुकी है, अब इस पे क्या हो सकता है, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यूएन क्लॉज ने तो सीधे सीधे कह दी है ये बात कि अब कोई भी पार्टीज इस पूरे के मुद्दे को रीओपन नहीं करा सकती हैं। तो देखिए अब यही समस्या है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात को लेकर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेलिंग जानेंगे यूएन क्लॉज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी यूएन क्लॉज बनाया गया 1982 में। इसका मेन काम था क्या करना, नियम बनाना, किस चीज के लिए, जितने भी मैरीटाइम एक्शंस होंगे किस तरीके से जो है बाउंड्रीज को रेगुलेट किया जाएगा देशों के बीच में। इसे कॉमन तरीके में लॉ ऑफ सी भी कहा जाता है। यूएन क्लॉज ने 5 प्राइमरी जोन्स बनाई। कैसे बनाई, देखिए लैंड से लेकर, ये आपका कोस्टल स्टेट है, ये उसका लैंड है, और हाई सीज, इस लैंड और हाई सीज के बीच में यहाँ पे 5 जोन्स क्रिएट की गई हैं। पहली है इंटरनल वाटर, दूसरी है टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। हम थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देखेंगे सभी की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल वाटर की। देखिए इंटरनल वाटर कहाँ से शुरू होता है, जो आपकी लैंड है और बेस लाइन तक, ये एरिया आपका इंटरनल वाटर का है। आप डायग्राम ध्यान से देखिए, यहाँ इस एरिया पर जो कोस्टल स्टेट होती है, मतलब कि वो राज्य जो कोस्ट के एकदम किनारे पर है, जैसे कि केरला ले लो आप, तो केरला के जितनी भी बाउंड्री लाइन है उस स्टेट की, वो पूरी बाउंड्री लाइन को केरला गवर्नमेंट ही गवर्न करेगी। तो जो कोस्टल स्टेट है उसकी फुल सॉवरेंटी होती है इस एरिया पे, और यहाँ पे इस पूरे इंटरनल वाटर के एरिया में ये लोग पोर्ट, बे या फिर कोई रिवर कनेक्ट करनी है, इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेरिटोरियल सी है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस को हम टेरिटोरियल सी के रूप में देखते हैं। यहाँ भी जो कोस्टल स्टेट है उसकी फुल सॉवरेंटी और जुरिडिक्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन की अगर हम डिस्टेंस बेस लाइन से मेजर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ हो गया 12 नॉटिकल माइल, एंड यहाँ से यहाँ हो गया 12, यानी कि 24 टोटल नॉटिकल माइल्स दूरी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज है, कोस्टल स्टेट का पूरा राइट्स है, और साथ ही साथ जो कोस्टल स्टेट है वो कंटेजियस जोन में कोई भी इमाइग्रेशन की एक्टिविटी होती है, या फिर कोई भी ऐसे कस्टम लॉ इन्फोर्स करने हैं, या फिर फिजिकल लॉ इन्फोर्स करने हैं, या सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी नियम बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो एक कंटेजियस जोन है वहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसे याद रखिए और ध्यान से देखिए। देखिए बेस लाइन से अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लेंथ को मेजर करें तो ये होगी 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पर जो कोस्टल स्टेट है उसको अधिकार है कि वो 2 काम कर सकती है सिर्फ। पहला, अगर उसे किसी मिनरल को एक्सप्लोर करना है, या फिर उसको सीबेड और सब सॉइल जो हैं उनमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, तब आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा सकते हैं। या फिर जो दूसरा यहाँ पे रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की वाटर, विंड या करंट से एनर्जी का प्रोडक्शन करना हो, तब आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उपयोग करेंगे, रेदर देन आप कहीं भी इसमें और कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन दिए हुए हैं, देखिए जो मेन फोकस रखा गया है, जिसका अधिकार है वो है रिसोर्स के राइट। आपको एक्सप्लोरेशन करनी है, एनर्जी प्रोडक्शन करनी है कोस्टल स्टेट को, आप वहाँ पे जाइए। लेकिन उसके अलावा आप उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर नेशनल अथॉरिटी कुछ कर रही है, कोई भी नेविगेशन, कोई भी ओवरफ्लाइट, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, कल को केरला बोल दिया
कि मेरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी अदर फ्लाइट या महाराष्ट्र की या फिर अदर स्टेट की कोई भी फ्लाइट उधर से होकर नहीं जाएगी। तो ये वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अधिकार होने का मतलब ये नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उन्हें सिर्फ रिसोर्स से रिलेटेड अधिकार हैं, बाकी कोई भी अधिकार नहीं है। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये हमने देखा यूएन क्लॉज। नाउ कमिंग टू आवर स्टोरी, हम कहाँ बात कर रहे थे, मुद्दा क्या था। 1974 में एग्रीमेंट हो जाता है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज डिसाइड हो जाती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अब 2 साल के बाद देखिए 1976 में एक पैक्ट आता है। अब बात यहाँ पे ये है कि 1974 का जो अकॉर्ड आया था वहाँ पे ये कहा गया कि जो इंडियन फिशरमैन हैं वो जब भी फिशिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कच्छथीवू के वाटर में जब भी फिशिंग के लिए जाएंगे तो कच्छथीवू आइलैंड पे वो अपने फिशिंग नेट्स को ड्राई कर सकते हैं, मतलब सुखा सकते हैं आराम से। वहाँ पे अगर उनका मन किया तो वो रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाउड थी। लेकिन 1976 का जो पैक्ट आया उसमें ये सीधे सीधे मना कर दिया गया कि अब वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ जो है नहीं की जा सकती है, कोई भी फिशरमैन वहाँ पे नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1974 के में जो चीज़ें अलाउड थी, अब 1976 का जो पैक्ट आया उसमें उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कहती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट का इंस्टेंस क्या है इस आइलैंड को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टेंस क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा आता है तो उसके पक्ष में 2 लोग रहते हैं। तो जो मानते हैं भारतीय, जो ये कहते हैं कि कच्छथीवू जो है भारत का पार्ट है, उनका ये मानना है देखिए कि कच्छथीवू जो है वो 1921 से जब मैड्रास प्रेसिडेंसी थी और वहाँ के जो राजा रह चुके हैं रेमांड स्टेट के, आप यहाँ पे इमेज देखो, ये है रेमांड स्टेट का पूरा आप पैलेस देख सकते हो। तो वहाँ के जो राजा हैं वो उनके जुरिडिक्शन के अंदर मतलब अंडर आता रहा है। इवन 1968 में राजा रामनाथ सेतुपति जो कि रेमांड स्टेट के ही राजा थे, उन्होंने ये कहा कि आप देखिए जो कच्छथीवू आइलैंड की बात है वो हमेशा से ही इनकी जमींदारी के अंदर आई है और 1947 तक इन्होंने इस आइलैंड से टैक्स कलेक्ट किया है अंदर जमींदारी सिस्टम। 1947 के बाद जब जमींदारी एबॉलिश हुई, जब भारत आज़ाद हुआ, जब जमींदारी को एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद से हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट 1947 तक जो भारत का इंस्टेंस है कि हमने जमींदारी के नियमों के आधार पर वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है, तो कच्छथीवू हमारा है। वही श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कहती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि 505 में से लेकर 1658 सीई तक जब पोर्तुगीज का वहां पे शासन था, तब से कच्छथीवू जो है वो पोर्तुगीज शासन के अंदर आया और इस कारण से तब से लेकर आज तक जो है वो श्रीलंका का ही इंटरनल हिस्सा रहा है। तो ये थे दोनों कंट्रीज के इंस्टेंस जो वो बातें कर रही हैं कि क्यों ये आइलैंड हमारा है। तो देखिए, अभी हमने कहा कि भाई 1947 तक यहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता रहा है हमारे राजा द्वारा, रेमोंड स्टेट के जो थे। 1974 में उस समय के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हम कच्छथीवू के ट्रांसफर का हम निर्णय जो ले रहे हैं वो पूरा का पूरा डिसीजन जो है हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस के बेस पर ले रहे हैं। हमारे पास ये एविडेंस है कि श्रीलंका के गवर्नमेंट को ही जाते हैं, श्रीलंका का ही हिस्सा है, इस कारण से हम ये टेरिटरी को सीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारी ऑपोजिशंस की पार्टियां जैसे डीएमके, एआईडीएमके, जन स्वराज, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इन लोगों ने उस समय लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि ये जो भी पूरा डिसीजन लिया जा रहा है ये लोगों के और संसद के पीठ के पीछे यानी बिहाइंड द बैक लिया जा रहा है, ये भी कहा। उस समय की जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, उन्होंने भी इसके रिट्राइवल की जो है वो डिमांड की। उन्होंने कहा फाइनली 1991 में ये पैक्ट होने के 15 साल के बाद जयललिता ने ये कहा कि आप प्लीज कच्छथीवू को जो है वापस से इंडिया में मर्ज करिए, आप श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करिए। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हम उसको मर्ज नहीं कर सकते हैं तो उस आइलैंड को हम लीज पर ले सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ये क्यों बार बार चाह रही है। आप सभी को पता है कि ये जो कच्छथीवू आइलैंड है इसके आसपास के जो एरियाज हैं यहाँ पे फिशिंग जो ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है।
इस कारण से जितने भी तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो इसी डायरेक्शन में जाते हैं फिशिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो पूरी फिशिंग इंडस्ट्री है तमिलनाडु की वो इन्हीं वाटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि कभी कभी ये जो फिशरमैन है, अभी आप रिसेंट मतलब देख रहे हो कि ये इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, काफ़ी बार न्यूज़ में भी हमने देखा कि फिशिंग करते करते ये श्रीलंकन बॉर्डर को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करती है और फिर जाके कहीं इन फिशरमैन्स को छोड़ा जाता है। अदरवाइज जो श्रीलंकन नेवी है वो इनके ऊपर जो है ट्रेस पासिंग का चार्जेस लगा देती है, यानी कि बॉर्डर को क्रॉस करके जासूसी करने का चार्ज जिसे कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, इवन कभी कभी केरला वगैरह के भी जो फिशरमैन है वो भी इन्हीं कच्छतीवों के ही वाटर में आते हैं फिशिंग करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है, तो इनकी इकोनॉमी के लिए ये जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि एटलीस्ट हम परमिशन तो ले लें वहाँ जाकर फिशिंग करने की, अगर हम टेरिटरी को मिला नहीं सकते हैं भारत के अंदर। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरा मुद्दा। अब हमें आगे देखना है कि गवर्नमेंट का इस पे क्या इंस्टेंस आता है आगे चल के। अभी तो फिलहाल क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट अप्रोच है, हमने यूएन क्लॉज भी देखा कि यूएन क्लॉज के भी तहत जो भी एक बार एग्रीमेंट हो गया उसकी रीओपनिंग बंद हो जाती है। तो अगर हमें इस पे कोई भी परफॉर्मेंस करनी, कोई भी निर्णय लेना है तो हम किस तरीके से लें। अभी जैसे कि सबको पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो काफी डेविस्टेटिंग फेज से गुजर के थोड़ी थोड़ी खड़ी होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारत ने बहुत मदद की है श्रीलंका की पिछले कुछ सालों में, आप कह लो जब से उसकी इकोनॉमी गिरी है। अब ऐसे समय पर अगर हम ऐसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन का या फिर टेरिटरी का कोई मुद्दा उठाते हैं तो दोनों देश के जो आप कह लो इंटरेस्ट है और दोनों देश की जो फ्रेंडशिप है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट को ही जियोपॉर्डाइज कर देगा। तो इस कारण से इस मुद्दे को किस तरीके से अगर हमें डिस्कस भी करना है श्रीलंकन गवर्नमेंट से, तो बहुत ही ज्यादा हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को ध्यान में रख के इस बात के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पे हम एक फैक्ट जान लेते हैं इस आइलैंड से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे आइलैंड पे जैसा कि हमने देखा कि कोई भी नहीं रहता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर यहाँ पे सरवाइव करता है, सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर यही बना हुआ है पूरे आइलैंड पे। ये 20वीं शताब्दी का बना हुआ एक कैथोलिक चर्च है जिसे सेंट एंथनी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। और साल में एक यहाँ पर एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटी, इंडियन एज वेल एज श्रीलंकन कम्युनिटी यहाँ पे हिस्सा लेती है। और ये प्रॉपर आप कह लो एक धार्मिक स्थल की तरह है उनके लिए। और अगर हम इस साल की बात करें तो कम से कम 2500 यानी कि 2500 लोगों ने रामेश्वरम से कच्छतीव की यात्रा जो है वो की थी जस्ट टू अटेंड दिस फेस्टिवल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मेजर फ्रॉम बेस लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें यह बताना है कि बेस लाइन जो हमारी है, बेस लाइन से जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी डिस्टेंस कितनी है। याद रखिएगा बेस लाइन से पूछा है तो आप बेस लाइन से मेजर करिएगा। कहीं अगर पूछ दिया टेरिटोरियल लाइन से तो आप फिर टेरिटोरियल लाइन से उतना माइनस करके मेजर करोगे। तो यहाँ पे बेस लाइन से लेकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डिस्टेंस कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं अप टू 50 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 100 नॉटिकल माइल्स एंड अप टू 500 नॉटिकल माइल्स। आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट parchamclasses.in से, parchamclasses.in से। देखिए ये PDFs बहुत ही यूज़ की हैं आपकी, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और हम PDF ऐसे बनाते हैं कि प्रॉपर कैटेगरीली यहाँ पे जो है हर एक चीज़ क्रोनोलॉजी वाइज दी रहती है। तो आप जाइए यहाँ से PDF डाउनलोड करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।